नमस्कार दोस्तों, आशा जीडीएस आईएएस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं साप्ताहिक क्लास लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। अभी थोड़ी मेरी कुछ व्यस्तता है जिसके कारण मैं आपको प्रतिदिन क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपका प्यार, आपका सहयोग रहा तो मैं जल्द ही 2-3 दिनों के अंतराल पे क्लास लाऊंगा और अभी कुछ महीनों के लिए साप्ताहिक क्लास रहेगा। हम लोग पिछले क्लास में वैदिक काल के विवाह और संस्कार के बारे में पढ़ा था। 16 प्रकार के जो हमारे संस्कार थे और 8 प्रकार के विवाह थे। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, इन 2 टॉपिकों के साथ आज हम अपना जो क्लास होगा इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाजनपद क्या है। तो महाजनपद जो है, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा था। उस समय जो सभ्यताएं थी वो कबीलाई से फिर जन से फिर जनपद में परिवर्तित हुआ और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद में आया, जो 16 महाजनपद हुए। उत्तर वैदिक काल में मैंने क्या कहा? उत्तर वैदिक काल में कबीलाई, जनपद और फिर अभी के समय में क्या हो गया? महाजनपद। तो उत्तर वैदिक काल में जो उसका कालक्रम था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व था। अब हमारे पास महाजनपद और मगध का उत्कर्ष जब हुआ तो इसकी कालावधि क्या हुई? तो इसकी कालावधि आपको हो गई 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व की जो अवधि हुई वो महाजनपद और मगध के उत्कर्ष की अवधि मानी गई। महाजनपद जो है इसमें द्वितीय नगरीय क्रांति आई। क्या आई? द्वितीय नगरीय क्रांति। हम लोग चर्चा कर लेंगे पहली नगरीय क्रांति क्या थी। तो पहली नगरीय क्रांति याद कीजिए आप, सिंधु सभ्यता में कांस्ययुगीन काल था, वो पहली नगरीय क्रांति आई और दूसरी नगरीय क्रांति में क्या आई? लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहा का परिचय लोगों को हो गया था। तो इसमें कौन सी वस्तु से क्रांति आई? लोहा। जब लोहा का इसमें प्रचुर मात्रा में उपयोग होने लगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। जब अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है तो उसकी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बदलने लगती है। तो इसी क्रम में जो हमारा जनपद था और अब महाजनपद में परिवर्तित हो गया। अब हम देखते हैं एक जो टर्मिनोलॉजी है नगरीय क्रांति, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि नगरीय क्रांति का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? तो नगरीय क्रांति का चाइल्ड गार्डनर ने सबसे पहला उपयोग किया। नगरीय क्रांति शब्द का पहला प्रयोग चाइल्ड गार्डनर के द्वारा किया गया अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में। किसमें? अर्बन रिवॉल्यूशन में चाइल्ड गार्डनर ने सबसे पहले नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया। जो महाजनपद है वो बुद्ध के जन्म से पूर्व का है। जो 16 महाजनपद की चर्चा आती है वो बुद्ध के जन्म से पूर्व में है।
महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद थे। महाजनपद का हम लोग कहाँ पे पाते हैं? इसकी चर्चा, इसका वर्णन, महाजनपद का वर्णन हम लोग कहाँ पे पाते हैं? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में हमें इसकी चर्चा मिलती है। और एक जगह और है, बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु और अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र किससे संबंधित है? याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कभी कभी धर्म से और उसको दे देता है कि लिंक कीजिए किस धर्म का है। तो जैन धर्म का भगवती सूत्र और आपको अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तो इन दोनों में हमें महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है, लेकिन कुछ हल्की फुल्की जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो महाजनपद है उसके बारे में हल्की सी विभिन्नताएं देखने को मिली है। लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारे जनपद है वो उसके बारे में भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। जहां मैंने बताया लोहे का आविष्कार, तो कृषि के नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि होने लगी, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य में को बल मिला और इससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। इसमें क्या आया? महाजनपद काल में वाणिज्य और व्यापार को बल मिला, जिससे द्वितीय नगरीय क्रांति या दूसरी नगरीय क्रांति प्रभाव में आया। महाजनपद काल में जो सबसे शक्तिशाली थे कौन था? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। महाजनपद काल में हमें दो देखने को मिलता है। पहला राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। कौन कौन? राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जो था उसमें शब्द से ही प्रचलित, जैसा हमें मालूम चलता है कि राजतंत्र राजा का तंत्र, यानी कि इसमें जो शासन था वो राजा के द्वारा किया जाता था। और गणतंत्र जो है, गण होता है समूह। गण को क्या कहते हैं? समूह। इसमें समूहों के द्वारा शासन किया जाता था। तो गण में कौन कौन से आते हैं? तो पहला बज्जी, जो वैशाली, और एक मल्ल। मल्ल जो आपका हो गया वो क्षेत्र हो गया कुशीनारा और पावा। कुशीनारा और पावा का क्षेत्र, जिसमें देवरिया, गोरखपुर और बस्ती का क्षेत्र आता है। बज्जी जो संबंधित है वो बिहार से है, और मल्ल जो है आपको उत्तर प्रदेश से है। बज्जी को ही पूरी दुनिया में पहला गणराज्य की शुरुआत का श्रेय बज्जी को ही दिया जाता है, यानी कि वैशाली का जो क्षेत्र था उसे दिया जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा अभी इसमें हम हल्का वर्णन कर देते हैं। बज्जी जो था वो सिर्फ एक समूह के अंतर्गत नहीं आता था, बल्कि उसमें 8 समूह शामिल थे। जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें 8 समूह शामिल थे। कौन कौन थे? तो इक्ष्वाकु, लिच्छवी, विदेह, गात्रुक, वज्जी, उग्र, इक्ष्वाकु, भोग और कौरव। ये 8 समूहों से जाकर बज्जी आपको बना था। इसीलिए यह संघ द्वारा शासित क्षेत्र था। जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो मगध, अवंती
कौशल और वत्स। कौन कौन सा? मगध, अवंती, कौशल और वत्स इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अब इस महाजनपद में बुद्ध से संबंधित स्थल कौन कौन थे, अर्थात जहां पे बुद्ध भ्रमण किए हो, गए हो, तो इसमें मगध आता है, जो मगध का जो क्षेत्र है पाटलिपुत्र यानी पटना, शाहाबाद, गया। पटना, शाहाबाद, गया का जो क्षेत्र है वो मगध में शामिल था। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध का क्या कहते हैं? निर्वाण। तो गया में हुई, जो अब इसका आधुनिक नाम गया जी हो गया है। काशी, बज्जी, वत्स और सूरसेन। मगध, काशी, बज्जी, वत्स और सूरसेन, ये जो जगह है, क्षेत्र थे, वे बुद्ध से संबंधित थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध जो सबसे उस समय प्रसिद्ध क्षेत्र था अवंती का, जो राजा चंद्रप्रद्योत के द्वारा शासन किया जाता था, क्या यहां पे बुद्ध गए? तो आप लोग को मालूम हो कि अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनके बुलाने पे भी बुद्ध अवंती नहीं जा सके। कुछ उनकी ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी जिसके कारण बुद्ध जो है अवंती नहीं गए। अब हम आते हैं, जो महाजनपद थे वो कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। कौन कहते हैं? महाजनपद का जो है कितने हैं? 16। तो इन महाजनपदों में कुछ जनपद भारत में थे और कुछ भारत से बाहर थे। भारत में भी अगर हम देखते हैं तो जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है और मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें महाजनपद बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और दक्षिण भारत की अगर हम चर्चा करते हैं तो वहाँ सिर्फ हम एक जनपद पाते हैं। और जो भारत के बाहर, जो आप विदेश कह सकते हैं, उस समय जो भारत का अंग हुआ करता था, वहाँ पे 2 जनपद हम लोग देखने को मिलता है, हमें 2 जनपद देखने को मिलता है। अर्थात अगर हम कहें तो 16 जनपद में 14 जनपद जो है भारत में है और 2 जनपद अभी विदेश में हैं। तो इस 16 जनपद में भी सबसे ज्यादा जनपद कहां पर है? किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनपद अभी हम लोग को देखने को मिलता है? तो जो उत्तर प्रदेश का है क्षेत्र, वहां पे हम लोग 8 जनपद को पाते हैं। बिहार में हम लोग 3 जनपद देखेंगे। फिर आपको दक्षिण भारत में आएंगे तो जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, अब तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र में सटे हुए हैं, वहां पर 1 देखेंगे। राजस्थान में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद के बारे में। तो जो कुरु का क्षेत्र है, जो अभी इंद्रप्रस्थ, महाभारत, इंद्रप्रस्थ जो है महाभारत से भी संबंधित इंद्रप्रस्थ जो है महाभारत से भी संबंधित है। तो इंद्रप्रस्थ में कौन सा क्षेत्र आता है? तो हम देखते हैं कि मेरठ और दिल्ली के जो क्षेत्र है, मेरठ और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ में आता है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रदेश है उसके साथ साथ माने महाजनपद और ये राजधानी, और कभी कभी नदियों के किनारे स्थित, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में भी चर्चा होता है। तो हम देखेंगे कुरु जो है
कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुई, जो अभी के वर्तमान के मेरठ, ये वर्तमान क्षेत्र हुआ, वर्तमान क्षेत्र हुआ। तो मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कुरु पड़ता था। और जो नदी थी वो यमुना नदी। कौन सी नदी? कुरु का जो क्षेत्र था यमुना नदी के किनारे था। पांचाल, पांचाल भी महाभारत से संबंधित है, जो अभी का अहिछत्र और काम्पिल्य, इसके दो थे। कौन कौन थे? अहिछत्र, अहिछत्र जो था उत्तरी पांचाल का राजधानी था अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल का दक्षिणी पांचाल का जो था वो काम्पिल्य था, जो अभी के वर्तमान का रुहेलखंड क्षेत्र है। और यहाँ पे जो नदी है वो राम गंगा। कौन सी नदी? राम गंगा नदी। अब हम आते हैं सूर्यसेन। सूर्यसेन जो वर्तमान क्षेत्र है मथुरा, ब्रज क्षेत्र जिसे कहते हैं ब्रज क्षेत्र। सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, जो अभी का वर्तमान क्षेत्र है। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे है। अब हम बात करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी, जो आज का प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्रयाग और प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जो पूर्व में इसे इलाहाबाद कहते थे, और मिर्जापुर। ये कौन सी नदी पे अवस्थित थी? तो गंगा नदी। अब हम आते हैं कौशल। कौशल श्रावस्ती और अयोध्या, जो आज का अयोध्या है, अवध क्षेत्र। श्रावस्ती जो है ये बुद्ध से भी संबंधित है, और यहां पे बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? तो श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के समय जो कौशल था उसे क्या कहा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? तो सहेत और महेत। सहेत महेत जो है किसका नाम था? कौशल का। कौशल का क्या नाम था? सहेत और महेत बुद्ध के समय बोला जाता था। तो ये किस नदी के किनारे था? तो सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था चुंग द्वारा भोजन में शुगर देने के उपरांत उदर पीड़ा यानी कि पेट के दर्द से बुद्ध की मृत्यु। तो वो क्षेत्र कौन सा था? मल्ल। तो मल्ल जो है वो कौन सा है? कुशीनगर और देवरिया, पावा, कुशीनगर और पावा का क्षेत्र, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आता है। कौन सा आता है? कुशीनगर, पावा, जो देवरिया, गोरखपुर और बस्ती आता है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो हिरण्यवती नदी के किनारे। काशी जो है बनारसी या बनारस, जैसा कि
आप लोग जानते होंगे कि बनारस जो है वो दो नदियों के तट पे है। कौन सा? काशी जो है, काशी का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। बनारस जो है वो दो नदियों के तट पे है। कौन सा? वरुणा और अस्सी। वरुण कह सकते हैं कि बनारस और अस्सी नदी के मध्य बनारस क्षेत्र पड़ता है। दशरथ जातक के अनुसार दशरथ जातक के अनुसार हमें पता चलता है कि राम ने भी काशी में शासन किया है। राम ने भी काशी में शासन किया है। तो काशी किस नदी के तट पे है? गंगा नदी के तट पे। अब हम लोग चेदी को देखते हैं। चेदी जो है शक्तिमती या सोतवती। कौन सा? शक्तिमती या सोतवती, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये कौन से नदी के किनारे आती है? तो केन नदी, जिसे सुक्तमती भी कहते हैं। केन नदी के तट पर चेदी है। तो हमने अभी देखा कि सबसे ज्यादा जो महाजनपद है वो कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है। अब हम आते हैं बिहार में। बिहार में जनपद, तो पहला मगध जनपद, जिसकी पहली राजधानी जो राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। मगध का जो क्षेत्र है वो दो नदियों के तट पे है। पहला गंगा, दूसरा सोन। मगध का जो क्षेत्र है पाटलिपुत्र, यानी कि जो आधुनिक पटना हुआ, गंगा और सोन नदी के तट पर है। अंग जो है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो चंपा। क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर का, यानी कि वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का जो आसपास का क्षेत्र है वो अंग का क्षेत्र हुआ। यहाँ पे जो नदी थी वो चंपा नदी थी। अब हम आ जाते हैं बज्जी का क्षेत्र। बज्जी, वैशाली, बहुत ही पुराना इतिहास। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बज्जी के बारे में। मशहूर नगर वधु अम्रपाली, जो बुद्ध की शिष्या बनी। वैशाली गणराज। बज्जी में हम लोग चर्चा करेंगे 8 समूहों का संघ हुआ करता था। कौन कौन से अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बज्जी जो है वैशाली का जो क्षेत्र है किस नदी के किनारे पड़ता है? तो गंडक नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? गंडक नदी किनारे। अब हम एक बार देख लेते हैं शुरू से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कुरु कौन सा? यमुना नदी, पंचाल, रामगंगा, सूरसेन जो मथुरा का क्षेत्र है, यमुना नदी, वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर का जो वर्तमान का क्षेत्र है, आपको गंगा नदी के तट पे, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या सरयू नदी के तट पे,
मल्ल जो है कुशीनगर, पावा, देवरिया, हिरनवती नदी के तट पे, काशी बनारसी गंगा नदी के तट पे, चेदी शक्तिमती या सोतवती जो केन नदी के तट पे है। बिहार का जो क्षेत्र हमने देखा वो मगध, जो वर्तमान पटना, पूर्व में राजगिरी जिसका था राजधानी, कौन से नदी के तट पे, गंगा और सोन नदी के तट पे। अंग चंपा जो भागलपुर का क्षेत्र है, चंपा नदी के तट पे। बज्जी वैशाली जो है गंडक नदी के तट पे। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बज्जी है 8 संघ इसमें शामिल थे। वो कौन कौन सा था? तो लिच्छवी, दूसरा बज्जी, तीसरा लिच्छवी, बज्जी, इक्ष्वाकु, विदेह, ज्ञात्रिक, भोग, कौरव। कौन से थे? तो लिच्छवी, बज्जी, इक्ष्वाकु, विदेह, गात्रिक, उग्र, भोग और कौरव। इन आठों को मिलाकर कौन सा गणराज्य था? तो बज्जी गणराज्य बना। बज्जी गणराज्य किनके, कौन 8 समूह थे बज्जी में शामिल? तो लिच्छवी बज्जी स्वयं था जो प्रमुख था। इक्ष्वाकु हम लोग जानते हैं, इक्ष्वाकु किससे संबंधित है? गात्रिक कुल से कौन संबंधित है? तो इक्ष्वाकु से राजा रामचंद्र। जो है वैशाली का क्षेत्र, बज्जी, लिच्छवी वैशाली का क्षेत्र, बज्जी भी वैशाली का क्षेत्र। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा जो क्षेत्र है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बिहार देखा, तो 8 और 3 हम लोगों ने कितने महाजनपद के बारे में पढ़ लिया? 11 जनपद के बारे में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 5 जनपद और। तो हमारे ये 5 जनपद कौन से हैं? तो अब हम आते हैं मध्य का क्षेत्र। तो मध्य के क्षेत्र में कौन सा आता है? अवंती। अवंती भी 2 भागों में डिवाइड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का जो राजधानी था वो उज्जैन हुआ करता था, और दक्षिणी का जो होता था वो महिष्मती। कौन सा था? उत्तरी अवंती का उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। अवंती जो है वो किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो अवंती जो आता है शिप्रा नदी और नर्मदा नदी। अवंती का जो क्षेत्र आता है वो शिप्रा नदी और नर्मदा नदी के तट पे आता है। तो हम लोगों ने 8 देखा उत्तर प्रदेश का, 3 देखा बिहार का, 1 देख लिया मध्य प्रदेश का, 12 अभी हमारे पास 4। तो 4 में हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम के क्षेत्र में हम आते हैं। तो यहां पे देखते हैं हम मत्स्य।
मत्स्य। कौन सा महाजनपद? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ? विराटनगर। विराटनगर जो वर्तमान का जयपुर का क्षेत्र है। और मत्स्य जो हुआ जनपद कौन से नदी के तट पे? तो बाणगंगा। मत्स्य जो है वो कहाँ पे है? किस नदी के? बाणगंगा। हम महाभारत काल में देखते हैं कि जो पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो पांडवों ने मत्स्य नगर को ही अज्ञातवास के लिए चुना था। अज्ञातवास के लिए चुना था किसको? मत्स्य नगर को। हाँ, अब हम आते हैं आपको दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। कौन सा? अस्मक। इसकी राजधानी? अस्मक की राजधानी पोतन। ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद है वो कौन है? पोतन है, पोटली है, पोतन है। अस्मक जो है वो विंध्य पर्वत के दक्षिण में है। कहाँ है? विंध्य पर्वत के दक्षिण में है, जो कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य में है। तो और ये किसके तट पे है? तो गोदावरी नदी के। ठीक है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अब हम आते हैं भारत से बाहर, परंतु उस समय भारत वर्ष में ही जनपद हुआ करता था। तो कौन कौन सा है? पहला गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। शिला जो है रामायण में भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला पड़ा। शासक था वो कौन था? पुष्करासीन। इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर को बसाया जो पुष्कलावती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? पुष्कलावती। ठीक है। अब हम आते हैं जो विदेश में हुआ। पहला गंधार, दूसरा कंबोज। गंधार किस नदी के तट पे है? तो
सिंधु नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। अब हम आते हैं कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक। मान में कौन सा क्षेत्र है? तो यह आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के पुंछ और पाकिस्तान का जो है राजौरी और हाजरा। हाजरा मेरे पिछले क्लास में जाइए, यह हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। ठीक है, तो कंबोज जो हुआ उसकी राजधानी कौन सी हुई? हाटक। भारत में आंशिक रूप से पुंछ और राजौरी और हाजरा, जो वर्तमान पाकिस्तान में अभी हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। अब हम मगध को उत्कर्ष अगले क्लास में, क्योंकि अगर इस क्लास में लूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो अगले क्लास में हम देखेंगे मगध का साम्राज्य। मगध का साम्राज्य जो है उसका जो शासक था पहला बृहदर्थ, जिसका पुत्र जरासंध हुआ। और जब मगध के हम बारे में बात करेंगे तो इसके 3 शासक हुए। यहाँ कौन से वंश का हुआ? हर्यक वंश, फिर आपको शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसी में हम देखेंगे बृहदर्थ के बारे में और जरासंध के बारे में। और मगध को किसने बसाया था? सबसे पहले वसु। हम लोग आगे के क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे यही उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार दीजिए, साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ बहुत ही परीक्षा उपयोगी है और अक्सर हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार मुझे पूर्ण रूप से मिलेगा। धन्यवाद।